ई पाठशाला के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कि कुछ टॉपिक जो हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो बाकी रह गए थे और उन्हीं टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे और उन्हें आज पूरा का पूरा क्लियर करते हुए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर हम लोग शुरू किए थे वो ख़त्म करेंगे। और आज के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप आज का वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कहीं से भी कितना भी मुश्किल प्रश्न हो, चाहे वो पीसीएस रेंज का प्रश्न हो, चाहे एसएससी के एग्जाम में आप प्रश्न को हल करें या रेलवे वगैरह का एग्जाम आप दे रहे हो, तो किसी भी एग्जाम में आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको करने में आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले जो भी हमारे वीडियो अपलोड हुए हैं उनको आप लोग देखे होंगे और उनसे काफी कुछ आप सीखे भी होंगे। आज का जो वीडियो है ये फैक्चुअल ना होकर के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का है और इसमें हम लोग कोई भी टॉपिक जब शुरू करेंगे तो उसके अलग अलग आयाम को देखते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको अपने माइंड में पूरी तरह से सेट करेंगे हम लोग। आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग को आज आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि हमको आज क्या डिस्कस करना है तो आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि आप पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ में इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का जो हम लोग का लेक्चर है इसमें हम लोग क्या क्या चीज समझने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि हम लोग का ये जो चैप्टर है ये क्या है जी, तो हड़प्पा सभ्यता। ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ये हम लोग का आज का चैप्टर है और इसमें आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं उसको अगर हम आपको बताएं तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि आज सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे तो उन लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन उन लोगों का कैसा था, इन चीजों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या समझेंगे जी, तो सामाजिक जीवन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। चलिए दूसरी चीज जो हम लोग को आज के लेक्चर में देखना है वो हम लोग देखेंगे कि इस कालखंड में भारत में जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी तो उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। समझिएगा, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक स्थिति, तो ये चीज हम लोग समझेंगे, यानी कि सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति। इसके बाद में तीसरा जो हम लोग के लेक्चर का आयाम होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। यानी कि अगला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे जी, तो धार्मिक जीवन जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वो हम लोग समझेंगे। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते थे और इस चीज को हम लोग आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी, वे अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे। तो इन सारी चीजों को हम लोग आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा और वो हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा चूंकि बहुत ही एक अपने समय की बहुत ही विकसित सभ्यता थी, बहुत ही आधुनिक तरीके से उसको बसाया गया था और वर्तमान समय में भी जो भी नगर बसाए गए हैं वो हड़प्पा सभ्यता से
हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था को देख करके शर्मिंदा होते हैं, इतनी सुंदर सुंदर तरीके से उसको बसाया गया था। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जब इतनी विकसित सभ्यता थी, इतने अच्छे तरीके से उसको बसाया गया था, उसके लोग इतने सभ्य थे, तो फिर आखिर वो सभ्यता ऐसा क्या हुआ कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई और आज के वर्तमान समय में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके अवशेषों को ही प्राप्त कर पाते हैं। आखिर वहां पे रहने वाले जो लोग थे वो कहां चले गए, वहां पे जो भी जीवन यापन के जो तरीके शुरू किए गए थे उनको कैसे समाप्त कर दिया गया। तो इन सारी चीजों को लेकर के आमतौर पे लोगों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं और इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे पतन के कारण के अंतर्गत, कि हड़प्पा जैसे एक बहुत ही महानतम और बहुत ही विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया था। तो इस चीज को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के अंतर्गत देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने ये आयाम आपको बताया आज के लेक्चर का, वो पूरा का पूरा आप सबके दिमाग में सेट हो गया होगा। सबसे पहली चीज हम लोग को क्या देखना है, सामाजिक जीवन, इसके बाद में हम लोग राजनीतिक जीवन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग धार्मिक जीवन देखेंगे, फिर आर्थिक, और उसके बाद में पतन के कारण देखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो आयाम हम लोग लिए हैं यहाँ पे, जिसका नाम है सामाजिक जीवन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। आप हमको ये बताइए कि किसी भी समाज की जो स्थिति है उसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं, वो कौन कौन से मापदंड है जिसके आधार पर हम लोग समाज की स्थिति का पता लगाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें सामाजिक स्थिति के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट भी आती है तो समाज में सुधार करने के लिए किन किन मुद्दों पे बात करती है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो समाज शास्त्र से जुड़ा है, समाज के बारे में बात करता है, तो वो सबसे पहले बात करता है कि समाज में समानता होनी चाहिए। यानी कि जो समाज में जो सामाजिक विभाजन है, विभाजन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि समाज अलग अलग जाति धर्मों में बटा हुआ है, तो उसको हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। या समाज जो है वो अलग अलग क्षेत्र के आधार पे जो बटा हुआ है उसको हम लोग सामाजिक विभाजन कह सकते हैं। या जो मतलब लाइफ स्टैंडर्ड के लेवल के आधार पर भी समाज जो बटा हुआ है तो उसको हम लोग सामाजिक विभाजन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस तरह से एक बात तो क्लियर है कि सामाजिक विभाजन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज हम लोग को जो देखना सबसे जरूरी हो जाता है वो होता है कि सामाजिक विभाजन, ठीक है। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन के भी अलग अलग आयाम हैं। सामाजिक विभाजन के अगर हम आपसे आयाम की बात करें तो सबसे पहला जो आयाम आपको मिलेगा इसमें वो तो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान समय में तो धर्म के आधार पर लिया जाता है। हालांकि हड़प्पा के समय में कोई ज्यादा धार्मिक मान्यताएं मतलब अलग अलग धर्मों की नहीं थी, एक ही धर्म संभवतः उस समय विकसित था। उस पे हम लोग आगे जब हम लोग धार्मिक जीवन स्टार्ट करेंगे तो उस समय डिबेट कर लेंगे। फिलहाल समझिए उस समय विभाजन के आधार क्या रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन के आधार क्या रहे होंगे, इसको सबसे पहले आप समझिए। और इसमें आपको ध्यान देना है, एक तो हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था। हालांकि वर्ण व्यवस्था का इस समय प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन चूंकि इस समय भी समाज जो है अलग अलग जो है वर्गों में बटा हुआ था, जैसे श्रमिक, व्यापारी, ठीक है, श्रमिक, व्यापारी, उसके बाद में पुरोहित वर्ग हो गया और योद्धा। इन चार कैटेगरियों में समाज जो है वर्णों के आधार पर या अपने कर्मों के आधार पर कह सकते हैं, वर्ण या यहीं पे कर्म भी लिख सकते हैं, कर्म या वर्ण के आधार पर सबसे पहले समाज का उस समय विभाजन का प्रमाण मिलता है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है आर्थिक, ठीक ना, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता या आर्थिक विभाजन, आर्थिक विभाजन जो है ये अर्थव्यवस्था के आधार पर या जो आर्थिक स्थिति
उस समय लोगों की रही थी, तो उसके आधार पे जो हड़प्पा सभ्यता था उसके आर्थिक विभाजन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। दो चीजें मिली। तीसरा चीज आप समझिए, इसमें तीसरा चीज जो हम लोग को देखना है वो हम लोग देखेंगे दास प्रथा के बारे में। तो हालांकि उसको हम लोग नीचे देख लेंगे। फिलहाल इन दो क्राइटेरिया को, इन दो मापदंडों के आधार पे हम लोग सामाजिक विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था के आधार पर या कर्म के आधार पर। अगर कर्म के आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक विभाजन की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कर्म के आधार पर कैसे बटे हुए थे, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हम आपको नगर नियोजन पढ़ा रहे थे हड़प्पा सभ्यता का, तो उस समय भी हम आपको बताए थे कि आम तौर पे हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, जिसमें से एक जो इलाका होता था वो अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता था, दुर्गीकृत होता था, ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था, जिसे हम लोग दुर्ग या पश्चिमी टीला कहते थे। ठीक। और दूसरा जो इलाका था वो कैसा था? तो दूसरा जो इलाका था उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं वहां से, कि वो नदी के ठीक किनारे स्थित होता था। यानी कि जो नदी का तट होता था तो वहां पे आमतौर पे ये इलाका स्थित होता था। और इसमें मैंने बताया था कि ये अपेक्षाकृत कम सुरक्षित होता था। तो अब यहां से कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित हो जाती है कि उस समय लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड था, जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें काफी ज्यादा विषमता पाई जाती थी। समाज गरीब और अमीर इस आधार पे बटा हुआ था और इसी के आधार पर सुरक्षित स्थानों पे जो उस समय के जो कुलीन लोग थे, जो पुरोहित थे, जो आमतौर पे जो धनी लोग थे, वो सुरक्षित स्थानों पे या दुर्ग में निवास करते होंगे। ठीक। तो समझिएगा बात को। इस समय जो समाज था, जिस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे ऐसा माना जाता है कि इस समय समाज जो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से सबसे जो उच्च जो वर्ग था वो था पुरोहित। ध्यान से समझिएगा, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो वर्ग था वो कौन सा था? तो पुरोहित वर्ग। ध्यान से समझिएगा, पुरोहित हो गया। दूसरा जो वर्ग था उसको ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो वर्ग मिलता है वो मिलता है योद्धा। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा शांति प्रिय थे और व्यापार वाणिज्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहते थे, लेकिन फिर भी सुरक्षा हर किसी को एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। बिना सुरक्षा के व्यापार करना भी संभव नहीं हो पाता है। और इसलिए इस समय भी योद्धा के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे दूसरा जो कैटेगरी था समाज में, दूसरा जो वर्ग था वो था योद्धा लोगों का, जो आमतौर पे सुरक्षा कार्यों को देखते थे। तीसरे अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो वो मिलता है व्यापारियों का। ठीक है, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जो है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये व्यापार वाणिज्य में जो है भाग लेते थे और व्यापार वाणिज्य को संचालित करते थे। और व्यापार वाणिज्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो सबसे निचले तबके का जो वर्ग था वो था श्रमिक वर्ग। ध्यान से समझिएगा, सबसे निचला जो तबका था वो क्या था? श्रमिक वर्ग। और श्रमिक वर्ग की बात करें तो इसमें आमतौर पे जो शिल्पकार होते थे, ध्यान से समझिएगा जी, शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब ये हुआ कि जो नई नई वस्तुओं को बनाते थे, ठीक ना, जिनमें क्रिएटिविटी की संभावना ज्यादा थी, वो शिल्पकार होते थे। इसके बाद में जो मजदूर जो सामान्य होते थे वो हो गए, जैसे आज के समय में क्या होता है, कुछ मैकेनिक्स होते हैं, ठीक ना, कुछ और कुछ उनके हेल्पर होते हैं, तो उस टाइप की सिस्टम के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर सामान्य शब्दों में हम आपसे बात करें तो आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन अगर हम लोग देखें कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
पुरोहित को कहीं कहीं आपसे विद्वान भी दे सकता है। क्या दे सकता है जी? विद्वान। तो पुरोहित को विद्वान भी कहा जाता था, क्योंकि आमतौर पे शिक्षा के आदान प्रदान का, शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार था वो इनको दिया गया था। ठीक है, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता था, विद्वान हो जाता था, वो पुरोहित के श्रेणी में उसको रखा जाता था। ऐसा हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों से पता चला है। चलिए और आगे चलते हैं। आर्थिक विभाजन के साक्ष्य जो हैं वो भवनों की स्थिति के आधार पर पता लगाया जाता है। ठीक है, भवनों की जो स्थिति थी, भवनों की जो संरचना मिली है, उसके आधार पे ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय आर्थिक विभाजन भी था और आर्थिक आधार पे जो है धनी और जो है निर्धन, ठीक ना, निर्धन या गरीब इसको कह सकते हैं। तो इन दो श्रेणियों में समाज जो है वो आर्थिक आधार पर बटा हुआ था। तो ये तो हम लोगों ने बात किया सामाजिक विभाजन के बारे में। सामाजिक विभाजन सबसे पहला आयाम होता है किसी भी सामाजिक जीवन को समझने के लिए। तो सामाजिक विभाजन अभी आप लोगों ने समझा, ठीक। दूसरा जो इसमें आयाम लिया जाता है, ठीक ना, तो दूसरे आयाम के तौर पे लिया जाता है आमतौर पे महिलाओं की स्थिति, कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी रही थी। तो इसमें ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग समझेंगे महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति, इसको आप लोग को समझना है अच्छे तरीके से, ध्यान से समझिएगा। महिलाओं की स्थिति की अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं में से एक अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति। तो ये पहला चीज आपको ध्यान देना है। यहीं से एक आपको उर्वरता की देवी का भी मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, उर्वरता की देवी, ठीक ना। तो इसके आधार पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इस बात को समझिएगा। यहां से चूंकि दो मूर्तियां ऐसी मिली हैं जिसके आधार पे यह प्रमाणित होता है कि इस समय महिलाओं की पूजा की जाती थी। मातृ देवी महिला, उर्वरता की देवी महिला, ठीक, यानी कि इस समय स्त्रियों की पूजा की जाती थी। यह बात का प्रमाण मिलता है इन दोनों मूर्तियों के आधार पर। और भी अन्य साक्ष्य भी मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता था। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय का जो समाज है वो कैसा है? तो ये पितृ सत्तात्मक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है ये मातृ सत्तात्मक समाज था। और इसके साक्ष्य की अगर बात करें तो ये उर्वरता की देवी की मूर्ति और जो मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, इसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि यहां पे एक चीज और आपको समझना है, आपको याद रखना है क्या, कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरी तरह से जो है मातृ सत्तात्मक माना जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन इस मातृ सत्तात्मक समाज के दंभ भरने वाले लोगों पे एक कलंक लग जाता है जब मिली थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ध्यान से समझिएगा, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे समझिएगा कि कोई भी स्त्री जो है, कोई भी महिला जो है, वो नृत्य का पेशा कब अपनाती है, नर्तकी कब बनती है। तो इसके लिए आमतौर पे अगर वर्तमान समाज के सापेक्ष में देखें तो यह समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि जब समाज में उसकी स्थिति खराब होगी तब जाके वो नृत्य वगैरह करने पर उतारू होती है या विवश होती है, ठीक ना। तो इससे कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो मातृ सत्तात्मक सभ्यता होने का जो प्रमाण मिलता है, उस प्रमाण में ये एक धब्बे की तरह प्रस्तुत हो जाती है कि इसमें जो महिलाओं की स्थिति थी उस पे ये एक दाग, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि ये नर्तकी के रूप में मिली है।
और कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली, इसके आधार पे कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितना आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता के समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया जाता है। फिर भी जो आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से आपको एक वर्ड याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के बारे में, और वो ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता था, अर्थात इस समय महिलाओं की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बेहतर और अच्छी स्थिति थी। ध्यान से समझिएगा, बेहतर स्थिति मिलती है। महिलाओं की स्थिति इस समय क्या थी, तो काफी बेहतर थी। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर लिया। थोड़ी सी बात और हम आपसे करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, वो कौन कौन चीजों का उपभोग करते थे, और इसमें हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस आयाम के अंतर्गत कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन कैसे थे, वो किस प्रकार का भोजन करते थे, इसके बाद में किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, किस प्रकार का जो है मनोरंजन के लिए किन चीजों का उपयोग करते थे, ठीक ना, मनोरंजन के लिए किन चीजों का उपयोग करते थे, वो साज सज्जा करते थे या नहीं करते थे, साज सज्जा, तो इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे किसके अंतर्गत, तो जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, ध्यान से समझिएगा, जीवन शैली या जो लाइफ स्टाइल था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, उसके अंतर्गत हम लोग इन आयाम को लेकर के और इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अगर भोजन की बात की जाएगी कि ये किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे, तो आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता से आमतौर पे शाकाहार, ध्यान से समझिएगा, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन, इन दोनों प्रकार के भोजन को ये ग्रहण करते थे। वहीं अगर हम लोग वस्त्र की बात करें तो आपको सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि ये लोग कपास का उत्पादन जो है, कपास का उत्पादन काफी अधिक करते थे, कपास का उत्पादन अधिक करते थे, ठीक ना, ये चीज आपको याद रखना है, पहला चीज। तो क्या इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्रों को ही धारण करते हैं, तो नहीं, इसमें आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सूती वस्त्रों को भी धारण करते थे, ठीक ना, सूती को भी धारण करते थे और प्लस में ये ऊनी वस्त्रों को भी धारण करते थे। यानी कि अगर हम लोग वस्त्र की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, इन दोनों प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे, ठीक। वहीं अगर हम लोग मनोरंजन के साधनों की बात करें कि ये मनोरंजन के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते थे, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आम तौर पे मनोरंजन के लिए या तो पांसा खेलते थे या चौपड़ खेलते थे, ठीक ना, पांसा या चौपड़ जो है ये इनके मनोरंजन का बहुत ही मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त चूंकि यहां पे नर्तकी की मूर्ति मिली है और इससे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नृत्य देखना भी पसंद करते थे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे साज सज्जा। साज सज्जा की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि एक स्थान मिला है चुनहुदड़ो, और चुनहुदड़ो से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था अवशेषों के बारे में, जो प्रमुख नगर थे वहां से प्राप्त अवशेषों के बारे में जब हम आपको बताए थे, तो उसमें मैंने एक चीज क्लियर करके बताया है कि जो भी साज सज्जा के सामान थे, जैसे लिपस्टिक, इसके बाद में कंघा,
इसके बाद में और भी जो भी साक्ष्य थे साज सज्जा से संबंधित, वो चुनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। और उन साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाणित हो जाती है कि इस समय इस सभ्यता के जो लोग थे वो आमतौर पे साज सज्जा के प्रति भी बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्टिव रहते थे और साज सज्जा पर भी विशेष रूप से ध्यान देते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने अभी सामाजिक जो आयाम था वो हम लोग समझे। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान देना है सामाजिक स्थिति से संबंधित, वो आपसे परीक्षा में पूछेगा, ठीक ना। और वो प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज की इकाई थी वो क्या थी। तो समाज के अगर इकाई की बात करें तो समाज की इकाई जो है वो परिवार थी। परिवार से मिलकर के समाज और समाज से मिलकर के हड़प्पा सभ्यता के नगर बने हुए थे, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी चीज हम लोगों ने आज सीखा, हमने जो चीज आपको बताया वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आया है, उसके लिए आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आर्थिक स्थिति हम लोग सामाजिक स्थिति हम लोगों ने देखा। इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर के बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था जी, तो यहां पे हम लोग लिखे थे धार्मिक जीवन, ठीक ना। धार्मिक जीवन के बारे में यहां पे हम लोग लिखे थे। समझिएगा, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। समझिए, सबसे पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। राजनीतिक स्थिति के आयाम जो है उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक तो होता है कि इस समय जो शासन की प्रणाली थी वो कैसी थी, ठीक। और शासन प्रणाली की अगर बात की जाएगी तो शासन प्रणाली में दो चीजें खुलकर सामने आती हैं। या तो कोई भी शासन व्यवस्था जो है वो या तो राजतंत्रात्मक हो सकता है, समझिएगा, राजतंत्रात्मक, या तो राजतंत्रात्मक होगा, या दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है जी, तो जनतंत्रात्मक, ठीक है, जनतंत्रात्मक। तो संभवतः इन्हीं में से कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी हड़प्पा सभ्यता में भी, ये तो क्लियर है। तो आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राजनीतिक संगठन के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक ना। यहां पे राजनीति से संबंधी कोई भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि जो उस समय की सामाजिक स्थिति रही थी उसके आधार पे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस समय जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो पहला चीज कि शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक थी, और दूसरी चीज कि इस समय जो शासन करने वाला जो शासक वर्ग था, समझिएगा ध्यान से, जो शासक वर्ग था वो था व्यापारी, ठीक ना। व्यापारी वर्ग जो है वो शासन में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता था, यानी कि शासक वर्ग के रूप में कौन था, व्यापारी। चूंकि जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित हो जाती है कि इस समय हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी वर्ग का वर्चस्व सबसे अधिक था। और इसीलिए यह अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग जो है वो भी संभवतः व्यापारी होगा। इसके बाद में एक दो इतिहासकार हैं जिनके स्टेटमेंट इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें दो व्यक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक का नाम है हंटर, ठीक, हंटर है एक। हंटर की अगर हम लोग बात करें
तो इनका ये कहना था कि मोहनजोदड़ो जो है, समझिएगा ध्यान से, इन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में बात की और इन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में ऐसा कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन जो है वो कैसा था, तो वो जनतंत्रात्मक था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो का जो शासन प्रणाली था वो कैसा था, जनतंत्रात्मक था, न कि राजतंत्रात्मक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और आए, उनका नाम था व्हीलर। ठीक ना, और व्हीलर के अगर हम लोग स्टेटमेंट को सुने, इनके अगर थ्योरी को पढ़ें, तो इनका यह कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासन प्रणाली थी वो मध्यम वर्गीय, ध्यान से समझिएगा, मध्यम वर्गीय शासन जो है जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। ठीक ना, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। तो राजनीतिक जो स्थिति थी उस समय की, उसके लिए इतने जो फैक्ट हैं वो पर्याप्त हैं आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जो धार्मिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, तो उसके बारे में अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो हम चीज आपको बताना चाहते हैं। आपको समझना है कि धार्मिक जीवन के अंतर्गत पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं। ठीक ना, ये पहले समझना पड़ेगा। धार्मिक जीवन की अगर बात की जाएगी तो इसके अलग अलग आयाम होते हैं। सबसे पहला जो आयाम होता है वो होता है ईश्वर। ठीक ना, कि ईश्वर के रूप में ये लोग किसकी पूजा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि मंदिर बनाए थे या मस्जिद बनाए थे या ऐसे ही बिना मंदिर या मस्जिद के ये अपना पूजा पाठ करते थे, ये चीज होता है। इसके बाद में मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, ये चीज एक आयाम हो जाएगा। तो इन सारे आयाम के आधार पर सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। और इसमें सबसे पहला जो आयाम हम लोग लेंगे वो होगा कि ईश्वर के रूप में ये किन किन चीजों को मानते थे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं ये प्रकृति पूजा पे ज्यादा विश्वास करते थे। और इसका साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे कहा जा सकता है कि ये लोग प्रकृति पूजा करते थे, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये वायु की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे। वायु की, जल की और स्वास्तिक की पूजा करते थे। और इसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उनकी धार्मिक आस्था जो है वो प्रकृति में बहुत ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त ईश्वर के रूप में ये लोग, सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि ईश्वर के रूप में ये लोग मानव की भी पूजा करते थे। ठीक ना, मानव की पूजा कैसे करते थे, तो इसके दो साक्ष्य मिले हैं। एक तो आपको मैंने बताया कि मातृदेवी, ठीक, मातृदेवी या उर्वरता की देवी भी मिली। और दूसरी आपको ध्यान देना है कि एक पशुपति, ध्यान से समझिएगा, पशुपति शिव की एक मूर्ति मिली है। और इन दोनों मूर्तियों के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग जो हैं वो मानव को भी ईश्वर के रूप में पूजते थे। ठीक ना, दूसरी चीज, इसके अतिरिक्त ये लोग जो हैं पशुओं की भी पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे। ठीक ना, पशु। और पशु की पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पशुपति शिव के अगर मूर्ति की बात करें, जो पशुपति शिव के जो मूर्ति प्राप्त हुआ है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इस मूर्ति के दाया जो भाग है, ठीक ना, दाई ओर की अगर हम लोग बात करें तो पशुपति शिव के मूर्ति के दाई ओर दो पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। दो पशुओं के चित्र अंकित थे, जिनमें से एक भैंसा था, समझिएगा, एगो क्या था, भैंसा, और दूसरा क्या था जी, तो एक सिंग वाला जो है सांड था। ठीक, सॉरी, एक सिंग वाला गेंडा था।
एक सींग वाला गैंडा, ठीक ना। तो भैंसा और गैंडा दाईं ओर। बाईं ओर की अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाईं ओर पशुपति जो शिव का मूर्ति प्राप्त हुआ है, उसके बाईं ओर अंकित अगर हम लोग चित्रों की बात करें तो बाईं ओर भी दो चित्र मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, बाईं ओर की अगर बात करें तो बाईं ओर भी दो चित्र मिलते हैं, जिसमें से एक जो है वो बाघ का था और दूसरा जो है वो हाथी का था, और बीच में दो हिरण थे, दो हिरण का चित्र बना हुआ था। और इसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशु पूजा भी किया करते थे, पशु को भी ईश्वर के रूप में मानते थे। तीसरी चीज, ये वृक्ष को भी ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो आपको हम बता दें कि एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको हम लोग जानते हैं उर्वरता की देवी के नाम से, ठीक है, उर्वरता की देवी। और उर्वरता की देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, इसमें आपको ध्यान देना है कि एक स्त्री की मूर्ति है, ठीक ना, और स्त्री की जो गर्भ है, ठीक ना, तो स्त्री के गर्भ से ध्यान देना है कि एक वृक्ष निकला है, एक पौधा निकला है। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो वृक्षों की भी पूजा किया करते थे, जिससे प्रकृति पूजा वाला भी सिद्धांत जो है प्रमाणित हो जाता है, और प्लस में ईश्वर के रूप में ये लोग वृक्षों को मानते थे, ये भी प्रमाणित हो जाता है। तो ये सारे के सारे आयाम थे जिसके आधार पे हम लोग जो है धार्मिक जीवन के बारे में अंदाजा लगाते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, ठीक है ना। इसमें एक प्रश्न आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे अधिक किस पशु की पूजा करते थे, और सबसे अधिक जो सबसे पूजनीय अगर पशु की बात की जाएगी, ठीक ना, पूजनीय अगर पशु की बात की जाएगी तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कुबड़ वाले सांड थे, ठीक ना, कुबड़ वाले सांड जो होते थे, तो कुबड़ वाले सांड की पूजा सबसे अधिक मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, ठीक ना। तो ये धार्मिक मान्यताएं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। ये चीज पहले आप नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, धार्मिक जीवन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को मेन देखना है यहां पे जो आर्थिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, उसको हम लोग समझेंगे। और आर्थिक जीवन की बात करें तो इसमें कुछ आयाम हम लोग लेंगे जिसको आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक ना, कि यहां पे आर्थिक जीवन के आयाम क्या रहे थे। और आर्थिक जीवन के आयाम की बात करें तो सबसे पहली जो चीज इसमें देखना होता है वो तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इनकम का या आय का स्रोत क्या था, ठीक ना, आय का स्रोत क्या होता है, ठीक। आय का स्रोत सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आय का स्रोत। और आय के स्रोत की अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आय के स्रोत क्या थे, तो सबसे पहली चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इसमें आय का पहला जो सोर्स मिलता है वो तो कृषि ही मिल जाएगा। दूसरा अगर सोर्स की बात करें तो इस समय जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, ठीक ना। तो पहला तो सोर्स हो गया कृषि, दूसरा हो गया पशुपालन। इसके अतिरिक्त इस समय जो लोग थे वो सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देते थे। और तीसरा जो इसीलिए सोर्स होता है वो क्या होता है जी, तो व्यापार वाणिज्य, ठीक ना। व्यापार वाणिज्य पर बहुत ही ज्यादा ये लोग ध्यान देते थे, व्यापारी वर्ग का वर्चस्व बहुत ही ज्यादा था। चौथा अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान देना है कि ये विदेशों से भी व्यापार करते थे, ये तो व्यापार वाणिज्य में हम लोग देख ही लेंगे, ठीक ना।
तो ये मुख्य रूप से इनके इनकम के सोर्स थे, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके आर्थिक जीवन की बात करें तो सबसे पहला चीज आय के स्रोत, और आय के स्रोत में कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य जो है ये इनके आय का सबसे मेन सोर्स रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए, इसमें विदेश व्यापार की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिएगा, विदेश व्यापार, तो विदेश व्यापार का साक्ष्य क्या है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो बंदरगाह वाले इलाके थे। और बंदरगाह वाले इलाकों की बात करें तो इसके 4 प्रमुख बंदरगाह थे, जिसमें से एक आपको मिलेगा लोथल, दूसरा मिलेगा सुरकोटदा, ठीक ना, सुरकोटदा, लोथल, सुरकोटदा। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें और बंदरगाहों की, तो इसी में आपको ध्यान देना है कि एक आपको मिलेगा रंगपुर, ठीक ना, रंगपुर भी एक बंदरगाह वाला क्षेत्र था। और इसके बाद में एक और मिलेगा प्रभास पाटन। और यहां से एक बहुत ही खूबसूरत आपसे प्रश्न बनाएगा कि इनमें से कौन बंदरगाह वाला शहर नहीं है, और आपको ये इसमें से 3 कोई नाम दे देगा और एगो दूसरा नगर का कोई नाम दे देगा। और उस समय आपको ध्यान देना है कि ये चारों नगर जो हैं, ये चारों क्या हैं, तो ये बंदरगाह वाले नगर हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर बंदरगाह वाला नगर था, ठीक ना, या बंदरगाह जहां पे स्थित था। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन दे तो आपको मार देना है सीधे सीधे। लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर और प्रभास पाटन, ये 4 बंदरगाह वाले नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। तो ये तो बंदरगाह वाला हम लोग बात कर लिए। इसके बाद में ये चीज हम लोग को समझना है कि जो विदेश व्यापार ये लोग करते थे तो किन किन भागों से विदेश व्यापार इनका चलता था। और इसमें आपको ध्यान देना है कि ये लोग सबसे पहले तो ईरान से इनका व्यापारिक संबंध था। इसके अतिरिक्त इनका विदेश व्यापार जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी था, ठीक ना, अफगानिस्तान। और तीसरा अगर इसी में हम लोग देखें तो जो दक्षिण भारत है, ठीक ना, तो दक्षिण भारत, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीन जगहों से ये विदेश व्यापार करते थे, ठीक ना। तो ये आपको यहां पे महत्वपूर्ण फैक्ट थे इनके आर्थिक जीवन से संबंधित। एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है जो आपको जानना चाहिए, और वो कथन है, आपको ध्यान देना है, वो कथन दिया गया था मेसोपोटामिया के शासक के द्वारा, ठीक ना। मेसोपोटामिया का शासक था, ठीक है, और इसका नाम था सरगोन, ठीक ना। मेसोपोटामिया का शासक था जिसका नाम था सरगोन। और इसने कहा है कि इसके यहां, ठीक ना, इसका कहना है कि मेरे यहां दिलमन, माकन और मेलूहा यहां के व्यापारी लंगर डालते थे, ठीक ना। कहां कहां के, दिलमन, माकन और मेलूहा, कहां कहां के, सुनिएगा ध्यान से, दिलमन, ठीक, और इसके बाद में माकन और फिर मेलूहा, ठीक। तो दिलमन, माकन और मेलूहा के व्यापारी इसके यहां क्या डालते थे, लंगर डालते थे, यानी कि डेरा डालते थे। और डेरा कब डालेंगे, घूमने जाएंगे नहीं, व्यापार करने के लिए जाते थे। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो दिलमन है वो बहरीन द्वीप को कहा गया है, ठीक। माकन का जो बात करें तो वो मकरान को कहा गया है, जो कि पाकिस्तान का मेन एक तटीय इलाका है। और मेलूहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलूहा शब्द का यहां पे प्रयोग किया गया है। और इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आमतौर पे मेसोपोटामिया जो है वहां से व्यापारिक संबंध इनका था। तो ये तो आपके हो गए आर्थिक जीवन, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि ये जो विशालतम साम्राज्य जो खड़ा किया गया था उस साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, ठीक ना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की अब हम लोग बात करेंगे। और अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की बात करें तो इसके लिए ध्यान देना है
कि इतनी विस्तृत सभ्यता, इतने विकसित सभ्यता के पतन के कोई एक कारण हो, ऐसा संभव नहीं है। किसी एक कारण के वजह से इतने विकसित और इतने विस्तृत सभ्यता का, इतनी अच्छी सभ्यता का, इतने अच्छे तरीके से बसाए हुए सभ्यता का लोप नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। इसके काफी अन्य कारण भी रहे होंगे और उन्हीं कारणों को अब हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की बात करें तो इसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के द्वारा, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड, ठीक ना, गार्डन चाइल्ड। और इसी में एक और मिलते हैं इनके सहयोगी जिनका नाम है, समझिएगा, एक गार्डन चाइल्ड और दूसरे इनके हैं मार्टिमर व्हीलर, ठीक। तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का ये कथन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये बाहरी आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया, ठीक ना। इन्होंने बाहरी आक्रमण जो है, बाहरी आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। बाहरी आक्रमण के तौर पे किसका आक्रमण, तो आपको समझना है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता का जस्ट पतन होते ही उसके कुछ ही वर्षों बाद में क्या हुआ कि भारत में एक नई संस्कृति का उदय हुआ था जिसका नाम था वैदिक संस्कृति। और ये आर्यों के द्वारा ये संस्कृति बसाई गई थी। और इसमें ध्यान देना है आपको, जो आर्यों के द्वारा बसाई गई थी संस्कृति, वैदिक सभ्यता, तो ये आर्य जो है ऐसा कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, यानी कि ये संभवतः ईरान वाला जो बेल्ट है उधर से आए थे, ठीक ना। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभवतः उन आक्रमणकारियों के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का लोप हुआ। यह किसका मानना है, तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का मानना है। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद में अगला जो नाम आता है वो है इसमें जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल एक हैं। इसके बाद में इसी में आते हैं अर्नेस्ट मैके, ठीक, और एक आते हैं एस.आर. राव, ठीक ना, एस.आर. राव। इनकी अगर हम लोग बात करें कि इनका क्या कहना था, तो इनका ये कहना था कि यहां पे चूंकि सारे के सारे इलाके नदियों के तट पर बसे हुए थे और संभवतः नदियों में बाढ़ आया होगा, जिसके कारण पूरा का पूरा जो ये एरिया था वो डूब गया होगा और डूबने के कारण यहाँ के लोग जो है वो मारे गए होंगे और फिर मतलब कि ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। इसके लिए ये लोग ये भी प्रमाण देते हैं, चूंकि मोहनजोदड़ो से काफी ज्यादा मात्रा में शव भी प्राप्त हुए थे, ठीक है, और उन शवों के आधार पर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि संभवतः बाहरी आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें सारे लोग मारे गए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो थ्योरी मिलता है